नमस्कार। पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है। यह क्यों बढ़ रहा है? दुनिया के जो लोग इसे बढ़ाने वाले हैं वही सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। चिंतित वे लोग नहीं हैं जो इसकी मार सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं, इसलिए कि उनके पास दिखाने को, बोलने को और लिखने को कोई माध्यम ऐसा नहीं है जिससे वह अपनी बात व्यक्त कर सकें। हम शायद यह नहीं जानते कि एसी की संख्या जितनी बढ़ती है, बाहर के वातावरण में गर्मी उतनी ही बढ़ती जाती है। हम यह जानते हैं कि उद्योग जितने लगते हैं उन उद्योगों से गर्मी बढ़ती जाती है। विकास के लगभग जितने सरंजाम हैं, कंक्रीट से मिट्टी को पाट देना, सड़कें कंक्रीट का बनाना और गांव से भाग करके रोजगार की तलाश में शहर में आकर के बड़े बड़े अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में या मजबूरी में झोपड़पट्टियों में रहना, ये सब कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ाने के कारक हैं। और भी कारक हैं। हम जिन चीज़ों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, हमारे साथ विद्वान लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, टेक्निकल चीज़ें भी बताएंगे। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि जंगल कट रहे हैं, नदियाँ उथली हो रही हैं, जो पानी बरसता है वह सारा पानी डगरता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, फिर तेज़ दौड़ता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है। और दिसंबर महीने से ही हम पानी के संकट से जूझने लगते हैं। यह भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही हो रहा है, यह भी जंगल के कटने के चलते ही हो रहा है, यह भी उद्योगों के लिए जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों को नहीं मानने के कारण भी हो रहा है। बहुत पहले एक कहावत सुनी जाती थी, आज भी कही जाती है कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे उसी की डाल काट रहे थे। हम सब लोग कालिदास की भूमिका में हैं या हम सब लोग देख नहीं पा रहे हैं? जो देख पा रहे हैं वे उन्हें दूर करने के जो उपाय बता रहे हैं, वे उन उपायों में आम आदमी जो इसको भोग रहा है वह कम आता है, लेकिन उपाय उनके पास है जो लोग गर्मी फैला रहे हैं। गर्मी क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, इससे क्या नुकसान है? हर दिन आज अखबार उठाइए, हर दिन तापक्रम आता है। आज इतना टेम्परेचर, पिछले साल इतना था, तीसरे साल इतना था, चौथे साल इतना था, पाँचवें साल इतना था, इसी पर बात करते हैं। लेकिन टेम्परेचर होने के कारणों को बताएं ताकि हमारे लोग जान सकें। डॉक्टर्स का आता है कि आप ये 3 बजे से 12 बजे से 3 बजे तक मत निकलिए। बच्चे निकलेंगे नहीं, स्कूल कैसे होगा? किसान निकलेंगे नहीं, खेती कैसे होगी? बस ड्राइवर निकलेंगे नहीं तो हम जाएंगे कैसे? टेम्पो ड्राइवर निकलेंगे नहीं तो वो ऑफिस कैसे पहुंचेंगे? बहुत सारे इफ बर्ड्स हैं। इन इफ बर्ड्स के बीच, अगर मगर के बीच में हमको रास्ता तलाशना है कि हमारी भी कोई भूमिका है क्या? हमारी भूमिका हो सकती है उस गिलहरी की तरह जो बालू का कण ले करके, और जब सेतु बन रहा था, समुद्र सेतु, तो उसमें कह रही थी कि चलो पानी में डूब करके आते हैं, उसमें जितना बालू जाएगा वह बालू हम देंगे, कंक्रीट की भूमिका निभाएगा, कंक्रीट बनाने में काम आएगा। हमारी भूमिका हो सकती है, लेकिन हम गिलहरी हैं। लेकिन जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है उनकी भूमिकाओं को भी हम रेखांकित करेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम गिलहरी की भूमिका जरूर निभाएंगे। आइए हम अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं। मेरे साथ हैं रांची विश्वविद्यालय जंतु शास्त्र स्नातकोत्तर विभाग के अभिजीत दत्ता जी, प्रोफेसर हैं, नमस्कार। उनकी बाईं ओर हैं हनुमान प्रसाद शर्मा जी, प्रोफेसर हैं वनस्पति शास्त्र विभाग में, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नमिता सिंह, चिरपरिचित चेहरा, उपनिदेशक हैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में। उनके बाद डॉक्टर ए.के. चौधरी हैं जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में निदेशक हैं, और उनके बाद प्रोफेसर संजय मिश्रा हैं जो रसायन शास्त्र स्नातकोत्तर विभाग में। आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार, सबको जोहार। आप जंतु शास्त्र पढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा जंतु को ही भोगना पड़ रहा है। जितने जीव हैं वो सब भोग रहे हैं, वनस्पति और जंतु के लोग हैं, केमिस्ट्री वाले लोग भी हैं। तो ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? समुद्र भी उथला हो रहा है, समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है, कई देश के डूबने का खतरा हो गया है। क्या है क्या? एक जंतु शास्त्र के विशेषज्ञ होने के नाते आप इस पर कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस।
ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसेस, दीज आर द मेन। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, ग्रीन हाउसेस गैसेज जो आपने कहा, उसमें हम जो पत्तियां जलाते हैं, हम जो धान के पुआल जलाते हैं, हम जो ये भूसा जलाते हैं, गेहूं का जो ऊपर का बाली काट लेते हैं, बाकी जलाते हैं, पहले वो खाने के काम में आता था, वो भी पहले था कि पुआल भी, हाँ, तो वो क्लियर जी। हाँ, वो सब भी आ जाते हैं, क्योंकि जितना हम जलाएंगे तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। लेकिन हमारे लोग नहीं जानते कि हम जो जला रहे हैं उसको खाद भी बना सकते हैं, जलाने के बजाय उसको कंपोस्ट करके। हाँ, उसको खाद भी बना सकते हैं। जी जी, उसको खाद भी बना सकते हैं, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कहते हैं जिसको। तो ये जितने गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में, वातावरण में आता है, उसके बाद वो एक लेयर बनाता है जी, एक परत बनाता है। तो जो सूरज की किरणें जो आती हैं धरती पे टकरा के जो बाहर चले जाना चाहिए था, एटमॉस्फेयर में चले जाना चाहिए था, वो फिर टकरा के ग्रीन हाउस गैस से फिर वापस चले जाते हैं धरती पर और ट्रैप करके दे सेंड इट बैक टू द अर्थ। तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर, वो जो बाहर चले जाना चाहिए था हीट वेव्स, वो फिर वापस धरती पर ही आ जाती है इन द प्रोसेस टेम्परेचर ग्रेजुअली। तो जितने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगे एटमॉस्फेयर में, उतने ज़्यादा ट्रैपिंग ऑफ हीट वेव्स होगा, उतने ज़्यादा रेडिएट करके बैक कर देंगे अर्थ में, तो नेचुरली टेम्परेचर राइज करेगा। ये द बेसिक रीज़न है। तो अब क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस को हम कम करें तभी हो सकती है। ग्रीन हाउसेस गैस सबसे ज़्यादा पैदा कौन लोग करते हैं? यूएसए सबसे ज़्यादा है, 26%। अपने मुल्क में किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैस पैदा होता है? फॉसिल फ्यूल का जलने से, कोयला जलने से, लकड़ी जलने से, या जो भी फाइनाइट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगे। हनुमान प्रसाद शर्मा जी, विकल्प क्या है हमारे लिए? गांव में मजबूरी है लकड़ी से खाना बनाना, मजबूरी है पुआल जला करके ठंड को दूर भगाना, मजबूरी है पुआल भूसा, अब चूँकि गाय बैल कम हो रहे हैं, ट्रैक्टर आ गया है गांव में, तो ट्रैक्टर से बाली काट लेना, उसकी दौनी कर लेना, तो किसान के पास वो अनुपयोगी हो गया है। तो हमारे पास विकल्प क्या है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं झारखंड के लेवल पर अगर हम बात करें तो वो ग्रीन हाउसेस को कम करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? डॉक्टर दत्ता ने ठीक कहा, ग्रीन हाउस गैसेस का एक इफेक्ट निश्चित रूप से है, ग्लोबल वार्मिंग होता है जी। इस ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं। हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन कंपोनेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा और सारे गैसेस भी हैं, जैसे मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं। ये सारे गैस सम्मिलित रूप से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस बनाते हैं और ग्रीन हाउस गैस एक ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वह नितांत आवश्यक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशंस या कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशंस व्हीकल से, ऑटोमोबाइल से, ये सारे मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा मैं कहा कि वो फॉसिल फ्यूल जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि के जलने से भी होता है। जितने ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, सुख सुविधा के जितने सारे साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी एक कारण है कि बहुत सारे ऐसे प्रदूषण को देता है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो कुछ तो नितांत आवश्यक है, सवाल है कि इस आवश्यकता को कैसे कम करें और एक कैसे मैसेज दें हम जनता के बीच में। तो इससे हम पर फर्क क्या पड़ रहा है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक तो प्रभाव यह दिख रहा है जो मीडिया में रोज आ रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, इसके अलावा क्या प्रभाव? बहुत सारे, पहला तो एक गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने से जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से सी लेवल जो है ऊपर की ओर उठ रहा है। हमारे यहाँ सी नहीं है, हम झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें, लेकिन ओवरऑल ये एक बात होती है ग्लोबल की नंबर 1। हमारे झारखंड में क्या फर्क पड़ता है? दूसरा ये होता है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी फसल का जो पकने की अवधि होती है 3-4 सप्ताह बढ़ जाती है। दूसरा ये देखा गया जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत सारे नए नए तरह के बीमारियां का कारण बनता है। तीसरा ये देखा गया है कि इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल का पैटर्न बदल जाता है। तो ये सारे बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, मौसम में ड्रास्टिक चेंज देखा जाता है।
तीन सारे चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो ये ओवरऑल हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो इसके अल्टरनेटिव सोर्स, जैसा आपने कहा था क्या कर सकते हैं, तो हम नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल तो एनर्जी सोर्स जैसे होते हैं, सोलर एनर्जी हो गया, हाइडल एनर्जी हो गया, विंड पावर हो गया। लेकिन हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा उसकी स्थापना करें, ताकि कम से कम प्रदूषण हो, बिजली की व्यवस्था होगी, लोगों को, आम जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो कुप्रभाव है समाज के ऊपर, जनता के ऊपर, एक पॉपुलेशन के ऊपर, वो काफ़ी हद तक कम। नमिता जी, आपसे बात करने के पहले एक कविता की 4 पंक्तियाँ। आप सभ्य हैं कि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर, आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसाते हैं भू पर। आप बड़ी चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के बारे, आप सोचते हैं कि सीखता ये भी ढंग हमारे। बहुत खूब। हम विकास में उनको खींच रहे हैं कि यही विकास है। यह विकास ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही है। अभी इन्होंने कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज बताया। नहीं, आपने जो क्वेश्चन सर से पूछा था तो मैं उसका जवाब आपको देना चाहूँगी कि कैसे हम ये गांव में अपने या अपने गांव ग्रामीणों को इस शिक्षित करें कि वो जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे, जो वो गोबर गैस का यूज़ या गोबर का यूज़ करके कंपोस्ट का यूज़ करें, या कंडे बनाते थे उससे आप चूल्हे जला के कैसे खाना बनाएं, ये सारी चीज़। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को गांव में जो पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, वो रोकना सबसे ज़रूरी है। कृषि पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। सूरज तो यहाँ बहुत अच्छा, धूप हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। कैसे ध्यान देना होगा? आप ये देखिए, कृषि जो है उससे अपमानजनक काम आज के दिन में नहीं है, पर उसमें आप हम पैदा करते हैं जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, कुछ ना कुछ उनको इस तरह निकालना होगा कि हमारे यहाँ कृषि को ज़्यादा, कृषि पे ज़्यादा जोर दिया जाए, पशुपालन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। गाँव के में ही हम सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। सोलर एनर्जी का यूज़ तो कर सकते हैं, सोलर चूल्हे यूज़ करके उसमें खाना बनाना, ये सब चीज़ें तो करी जा सकती हैं। गांव में उनको ट्रेन करना होगा। और अगर आप पशु ज़्यादा होगा हमारे पास पशुधन, तो गोबर गैस के प्लांट्स लगते हैं, उससे लाइट और कुकिंग सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सरकार का काम है। दूसरी बात है कि हम गांव में जा करके शिक्षित उन्हें करें, वहाँ पे ही रोज़गार के अवसर दें, तो भी इससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा कि जो हम लोग इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी। अशोक कुमार चौधरी जी, एक तो हम यह समझना चाह रहे हैं और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाह रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन, झारखंड के लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, उनको बढ़ाने में, और वो कैसे इसको कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है जी। सवाल है कि कौन कितना प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कर रहा है जी। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, यूएसए एंड अदर कंट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हैं। डेवलपिंग कंट्री कम करते हैं, मगर क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और अदर इसी पर अभी सारा जो पूरे विश्व में जो झगड़ा चल रहा है वो इसी पर चल रहा है कि आप कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, जिससे कि हम फुटप्रिंट्स कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, किसके फुटप्रिंट्स कितने ज़्यादा हैं वो उतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और जैसा आप लोगों ने कह रहे थे, जैसे दत्ता साहब कह रहे थे या शर्मा जी कह रहे या नमिता जी कह रही थी कि हम संसाधनों का कम से कम उपयोग करें, और उपयोग भी अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड वे में ना करें। जैसा आपने भी कहा कि जितना ज़्यादा एसी हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। तो पहला तो है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर हम इसके रूट में जाएं कि हमें कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। दुनिया का पॉपुलेशन जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जी शेपेड कर्व अभी चल रहा है। हम डबल हो जा रहे हैं अपने पॉपुलेशन को, अब तो हम लोग करीब 20 साल में डबल हो जा रहे हैं। जो पहले जो 400 साल में हमारा पॉपुलेशन डबल होता था, अब हम लोग करीब 20 साल में डबल हो जा रहे हैं हमारा पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन को घटाना है,
क्योंकि पॉपुलेशन रहेगा तो वो यूज़ करेगा, और जैसे जैसे विकास होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का इसको उपयोग करेगा। थोड़ा सा हम आपको हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, वो ये कि पॉपुलेशन के तरफ जैसे हम बात करते हैं वैसे ये लगता है कि गांव के लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं कंपेरेटिवली शहर के, इसलिए कि अवेयरनेस ज़्यादा है यहाँ पर, वहाँ अवेयरनेस कम है। यहाँ जो निरोधक चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गांव में इस्तेमाल कम होता है, यानी कि हम फिर गांव को दोषी करार देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी दुनिया में चर्चा होती है, तो हम जहाँ तक हमको आंकड़ा याद है कि उसमें मात्र 0.6% हमारा कंट्रीब्यूशन है उस वार्मिंग को, यानी कि इंडिया का। जी, मुझे जहां तक याद है, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, बाकी जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिनके पर कैपिटा सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपल वेस्ट निकलता है, जो सबसे ज़्यादा कृत्रिम साधनों का उपयोग करके बढ़ा रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा जो विकासशील देश हैं उन पर दबाव दे रहे हैं। हम झारखंड के संदर्भ में ले आना चाह रहे हैं, झारखंड सबसे ज़्यादा कोयला निकाल रहा है, झारखंड में सबसे ज़्यादा मिथेन की संभावना बनी है, मिथेन निकालने की बात है। तो ये मिथेन जलेगा तो क्या पैदा करेगा? मीथेन तो जलेगा तो ग्रीन हाउसेस गैस पैदा करेगा या क्या पैदा करेगा, यह भी सवाल है। तो हम अगर कोयला की करेगा और वो 34 बार ज़्यादा है देन CO2। 1 टन अगर मीथेन हम जलते हैं तो वो 34 टन CO2 जलने के बराबर वो। अब यही देखा जाना, अब हमारे यहाँ यह लगातार कोशिश चल रही है कि हम कोयला खानों में दुर्घटना होने से बचाने के लिए मीथेन को निकाल लें। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन मीथेन को जो जलाएंगे उस जलाने का जो परिणाम होगा वो क्या होगा? वो परिणाम कौन भोगेगा? फिर वही आम आदमी भोगेगा। इसलिए कि मैं कोई चैनल में देख रहा था कि दिल्ली में कुछ लोगों ने कैप्सूल बनाए हैं कि आपके घर में शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकता है अगर आप कैप्सूल खरीद लीजिए। वो कैप्सूल कौन खरीदेगा? वही खरीदेंगे जिनके पास हैसियत होगी, पैसा होगा। हम तो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कौन दे रहा है? हमारे गांव का पेड़ दे रहा है। पेड़ हमारा, ऑक्सीजन हमारा, और आप कैप्सूल में भर करके अपना आनंद करेंगे और हम जो है वो जलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेने को विवश हैं। नहीं, वही मैं कह रहा था कि अभी जैसे हम देखें कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अगर विकासशील देश ने किया, उनके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सबसे ज़्यादा है। अगर उन्होंने पूरे वातावरण को अगर प्रदूषित किया है तो सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। आज के दिन में जब पर्यावरण हमारा ख़राब हो चुका है और ख़राब होने के रास्ता में बड़ी तेज़ी से जा रहा है, तो आज के दिन में जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज़, न्यूअर टेक्नोलॉजीज़, वो टेक्नोलॉजीज़ भी उनके पास हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ को हमको ख़रीदना होगा, जिसमें कि काफ़ी पैसे लगने वाले हैं। कोई भी अगर कार्बन इमिशन कम हो, ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, जो कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं, तो मैसिव इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, उसमें कहीं डाउट नहीं है। प्रोफेसर संजय मिश्रा जी, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। आप थोड़ा बताएं कि हम जिस विकास के रास्ते चल पड़े हैं उसको रोक नहीं सकते हैं। वो एक मॉडल है और नया मॉडल कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि हम 2 कपड़े में काम चला लें, एक चश्मे में काम चला लें, एक बाइक में काम चला लें, 3-4 लोग चले जाएं। अब तो घर के हर मेंबर के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं और सब कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। जी जी, ठीक है ना? तो वैसी स्थिति में झारखंड के संदर्भ में आप बताएं कि करना क्या चाहिए, कैसे चीज़ों से निजात पाया जा सकता है और झारखंड की क्या भूमिका हो सकती है थोड़ा सा कम करने में, कुछ % ही कम करने में। ऐसा है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि हम लोग चाहते हैं कि अपना स्टेटस को मेंटेन करें, तो हर आदमी अपनी गाड़ी से ही घूमना चाहते हैं। कार का पूलिंग अगर कर लेते हैं तो मान लीजिए कि 5 कार के जगह में 1 कार अगर कहीं निकल रही है तो 4 कार का एमिशन तो कम हो जाएगा। ये एक रीज़न है। दूसरी चीज़ कि ये जो भी ग्रीन गैसेस हैं, इन ग्रीन गैसेस को रिमूव करने का कोई तरीका अगर हम लोग इजाद कर सकें तो उसमें बड़ा फ़ायदा होगा, गांव में भी और शहर में भी। क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका यह है कि प्लांटेशन और प्लांट का ग्रोथ अगर होता है, क्योंकि प्लांट कंज्यूम करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को। सर जी, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा बड़े बड़े छायादार वृक्ष, पीपल, बरगद, बड़े आम, नीम के बड़े दरख्त हुआ करते थे पास्ट। जी जी, है ना? इतिहास की बातें हो रही हैं जी। किसने लगवाए?
शेरशाह सूरी ने लगवाए जब जीटी रोड बनवाया, अंग्रेजों ने लगवाए जब वो लगवाया। हम क्या कर रहे हैं? हम लगा रहे हैं इक्लिप्टस, हम लगा रहे हैं अकासिया, हम लगा रहे हैं गुलमोहर। तो आप कह रहे हैं कि उससे कम होगा, तो हम कम करने की तरफ बढ़ कहाँ रहे हैं? ये सवाल है ना। हाँ, बढ़ नहीं रहे हैं, उसको कम करने के लिए उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। हम लोग उपाय के विषय में भी सोचें। जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, और हम लोग उसको झेल भी रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए तरीका क्या अपनाया आप ही लोगों की तरह के एक विद्वजन ने लिखा कि पूरे जीवन में एक पीपल कई खरब रुपए का ऑक्सीजन पैदा करता है जी। और हिंदू मैथोलॉजी जो है, हिंदू मैथोलॉजी में है कि पीपल को काट नहीं सकते हैं। मैं नहीं जानता था ये क्यों था। बाद के दिनों में जब पढ़ना लिखना शुरू किया, आप लोगों के सानिध्य में रहना शुरू किया, तब धीरे धीरे इन चीज़ों का ज्ञान हुआ कि पीपल का यह महत्व है, बरगद का यह महत्व हो सकता है, बट का यह महत्व हो सकता है, ये चीज़ें आई, पकड़ी का यह महत्व हो सकता है, पेड़ के बड़े होने का क्या महत्व हो सकता है, ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करता है, क्या नहीं करता है। तो गांव के लोग सबसे ज़्यादा जब शहरों में गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, तो वहाँ भी उन लोगों ने सबसे पहला काम किया कि अपने कॉलोनी में पेड़ खूब लगाए। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रीज को लगा एक्सपेंशन करना है, सबसे पहले पेड़ ही कटे। अपने यहाँ देखिए ना, सड़कें जितनी चौड़ी हुई हैं, पेड़ कटे हैं। जी जी। जितने बिल्डिंग्स बने हैं, पेड़ कटे हैं। हमारे आपके घर में गैरेज बनाने हैं, पेड़ कटे हैं। सबसे आसान काम क्या है? पेड़ों को काट देना। लेकिन यह विकास संतुलित भी हो सकता था, उसके एक जगह पर कुछ पेड़ जा सकते थे। अगर लगाते तो ये बात बिगड़ती नहीं, शायद बनती। एक बात और बताना चाहेंगे जी। हमारे यहाँ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रोड्स जितने बने हैं सभी कंक्रीट के हैं। बारिश जो होती है उसके पानी को उस कंक्रीट के पथ पर तो कहाँ तुरंत चला जाता है वो पता नहीं चलता, इट फ्लोज ऑफ। वो ग्राउंड में अंदर जाने का हम लोग कोई सिस्टम बना नहीं रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल वाटर हमारा बढ़ जाए, जैसे राजस्थान को आप एग्जाम्पल। नहीं, एक और प्रॉब्लम है ना, ग्राउंड लेवल ये वाटर रिचार्ज करने की जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो बात सरकार के लेवल पर की जा रही है, तो झारखंड के इलाके में अगर देखें तो ये पठारी इलाका है। फ्रैक्चर्ड कहाँ है? पानी तो वहीं घुसेगा जहाँ फ्रैक्चर है, नहीं। बाकी मैदानों की तरह तो पानी सोख नहीं लेगा ना, जिस मैदानी इलाके वहाँ पानी सोखता है, यहाँ तो फ्रैक्चर्ड में ही घुसता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सर्वे नहीं हुआ कि फ्रैक्चर्ड कहाँ है, बस कहीं से सुना गया कि हाँ लगा देना है तो बस लगा देना है। वो पानी कहाँ जाएगा? उसमें सूखेगा, नहीं सूखेगा, बह करके फिर समुद्र में चला जाएगा, क्या होगा? यह भी तो एक दृष्टि बननी चाहिए। बिल्कुल एक दृष्टि बननी चाहिए। और उसके अलावा जो तालाब आपके हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका डिसिल्टेशन होना चाहिए, जिससे कि पानी का वॉल्यूम उस तालाब में ज़्यादा रहे, तो वो ऑटोमेटिक बहुत सोकिंग इन द अर्थ वो प्रोसेस। अभी के मुख्यमंत्री ने कुछ किया है, डोभा बड़े पैमाने पर बनवाया है, डोभा बने हैं, डोभा पानी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, डोभा भी गैर वैज्ञानिक बने हैं। और वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, गैर वैज्ञानिक कहेंगे। डोभा गांव के लोगों का जो ज्ञान है ना इन सब मामलों में, कुआं कैसे बनाते थे, वो तालाब कहाँ खोदते थे, जी जी, उस ज्ञान का अगर हम उपयोग करें, पीपुल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाए, तो हमको लगता है कि थोड़ी स्थिति बेहतर होगी। हमसे बेहतर जानते हैं कि पेड़ कैसे लगता है हमसे। जी, एक और बात कहनी थी, संजय मिश्रा विल बी एबल टू टेल मोर अबाउट इट। ये जो आप मीथेन गैस जलने की बात कह रहे थे, मेनली कोल माइंस से, तो मीथेन गैस को तो ट्रैप किया जा सकता है, और कुछ कंपाउंड्स में ये करके, सो गैस इमिशन। नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एनिमल्स हैं, जो हमारे जानवर हैं, वो जो भी कंज्यूम करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं मीथेन में, और एमिशन ऑफ मीथेन इज मैक्सिमम उन जानवरों से। नहीं। और इसके चलते आप गौर करिएगा कि करीब 26% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो यूएसए से निकलते हैं। एक सर्वे कहीं पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर भोजन में लोग गौ मांस को इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्रिएटेड होता है। और वो एक बहुत बड़ा क्वांटम था जो बता रहा था कि काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ से जनरेटेड होते हैं। नहीं, डिस्पाइट दैट, अगर हम कोल माइंस का जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मीथेन है उसको अगर हम किसी
रीयूजेबल कंपाउंड में अगर हम चेंज करते हैं, दैट कैन बी वन ऑफ द कंपाउंड में चेंज हो सकता है क्या? कंपाउंड मीथेन में जो change निकाल रहे हैं कंपाउंड में चेंज करके क्या करेंगे, लेकिन कंपाउंड में चेंज करने की प्रक्रिया जो होगी क्या होगी, उस प्रक्रिया में कैसे वो ग्रीन हाउसेस गैस उससे नहीं डेवलप होंगे, उससे नहीं निकलेंगे, ये एक बड़ी बात है। मेरी जानकारी जो है, जो लोग यहाँ निकाल रहे हैं पब्लिक अंडरटेकिंग के लोग, वो निकाल रहे हैं फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। दूसरे की वहाँ चूंकि खतरा उससे ज़्यादा है तो उस खतरे से बचा जा सके, लोग मरे नहीं वहाँ पर जो उसमें जाते हैं कोयला करने के लिए, वो उपयोग है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सब ये जानते हैं कि मीथेन के जलने से क्या निकलेगा, जो फ्यूल हम जला रहे हैं ट्रेडिशनल, उससे क्या निकल रहा है। लेकिन यह प्रभाव नहीं डालता था इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे जंगल थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते थे, ऑक्सीजन बना देते थे। आज हमारी चिंता इसलिए हो रही है कि हमने पेड़ हटा दिए विकास के नाम पर, इसलिए चिंता हो रही है और हमको भी परेशानी हो रही है। दूसरे कि गैप जो आया पूंजी का, आप सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं मेरी इस बहस में, कि गैप जो आया पूंजी का, कि कुछ लोग पास ज़्यादा पूंजी गया वेतन के रूप में भी, व्यवसाय से भी, दूसरे ढंग से। तो हर कोई चाहता है कि हम आधुनिक सुख सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, वो सब ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रहा है। लेकिन उसकी मार कौन झेल रहा है? जो गरीब तबके के लोग हैं। कि वही ग्रीन हाउस भूसा जला देता है तो ग्रीन हाउस गैस पैदा हो जाता है, पुआल जला देता है तो ग्रीन हाउस पैदा हो जाता है, और लकड़ी के लिए 4 डंठल काट लिया वो लेके जाता है। तो हम ये कह रहे कि हमारे लोगों की जो भूमिका, जो हमको भोजन देते हैं, जिनके बगैर हमको कोई अरबों रुपया सोना चांदी हीरा मोती दे दे, उससे हमारा न पेट भर सकता है, न हम अपना तन ढक सकते हैं। नहीं, ऐसा नोशन नहीं है कि जो गरीब लोग हैं वही ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रहे हैं ज़्यादा। ये इमिट करने का नहीं, हम हमारी बातचीत उधर नहीं जा करके हम ये कह रहे हैं कि ये उसको ऐसा एहसास नहीं हो कि हम ही को कह रहे हैं कि तुम बचाओ, वो बर्बाद करेंगे और हम बचाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि दोनों मिल करके साथ चलें, जो लोग शहर आ गए वो भी, जो गाँव में है वो। जी, अब एक सिंगापुर जैसा छोटा देश जो रांची से भी थोड़ा छोटा ही है, वहाँ पे अगर इतने पेड़ वो लोग लगा सकते हैं। इस साल उन्होंने 2 लाख पौधे लगाए हैं, जबकि पूरा ग्रीन है, अभी लगाए हैं, कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है। तो हमें भी बहुत सारा प्लांटेशन करने की जरूरत है। हम तो अपने देश में देखिए ना, अपने देश में लुटियन जब दिल्ली का आर्किटेक्चर तय करने लगे तो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन होगा लेकिन पहले पेड़ लगाने के, सड़क किनारे और जहाँ जगह है वहाँ पेड़ लगाओ। दिल्ली की जान उसी से बची हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दम फूलने लगता है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब रोको, अब रोको। बिल्कुल, उसके पहले भी किसी का दम फूल रहा था, यह ध्यान नहीं था। मैंने दिल्ली सबसे, अपने देश में अगर सबसे विकसित जो मेट्रोज हैं उसमें दिल्ली है, हमारी राजधानी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की अगर कमी है तो वहीं है। नहीं, मैंने मेन मुद्दा मेन ये है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली ही भाग रहे। जी, मेन एम है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने। नहीं, इन्होंने तो बहुत बढ़िया बताया शर्मा जी ने। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए गवर्नमेंट के पास सीधा जवाब होता है कि इसमें एक्सपेंडिचर बहुत है, डेवलप करने में बहुत खर्च होता है, सोलर एनर्जी ट्रैप करने में, उसके लिए जो पैनल वगैरह बनाने पड़ते हैं उसमें पैसा बहुत, मैं नहीं जानता, न मैं इंजीनियर हूँ न मैं वैज्ञानिक हूँ, क्या लगता है। लेकिन उसके बदले में कई सालों तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो देता है वो हिसाब हम करते ही नहीं है। नहीं, पर गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है गांव में, अब उनकी स्कीम है, दे रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। वो कर रही है। पूरे हमारे रांची यूनिवर्सिटी कैंपस साइंस बिल्डिंग है, पूरी तरह सोलर पैनल लग चुका है। सब्सिडाइज मैं समझता हूँ 1 महीने में पूरा हमारा डिपार्टमेंट जितने हैं सबको उसके थ्रू ही अभी ऑलरेडी बिजली मिलेगा। हमको लगता है इस कार्यक्रम के साथ आप गांव वालों को उस स्कीम के बारे में बताएं, वहाँ सब्सिडी से उन्हें सोलर पैनल मिल रहे हैं। क्यों तो नहीं मिल रहे हैं ना, ये झारखंड के संदर्भ में देखें तो बहुत मुश्किल है। आपके जैसे कि ये खूंटी जुडिशरी में लगा दिया गया सोलर पैनल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आया, उद्घाटन किया उन्होंने। हम उससे बिल्कुल भिन्न बात करना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो भी खर्च हो रहा है, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम रूम में मोटे मोटे पर्दे लगा करके दिन में अंधेरा कर देते हैं और बिजली चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। उससे बल्ब से भी तो गड़बड़ी होती है ना भाई, इसलिए कोयला उसमें खर्च हो रहा है पावर में। तो इन चीजों को हम अपने लेवल पर, यानी शहर के लेवल पर रोक सकते हैं ना। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है हमारे पास और भी लाइट है, हम सारी लाइट जला सकते थे, चकाचक कर सकते, हम नहीं जला रहे हैं, जितनी जरूरत है उतनी ही भर जला रहे हैं। सरकार के द्वारा भी ये प्रावधान हुआ है जो बड़ा प्रशंसनीय है, जैसे LED लाइट आ गई जी। तो निश्चित रूप में एक हम करें, दिन में LED भी क्यों जलाएंगे आप? दिन में LED क्यों जलाएं? दिन में तो खैर नहीं जलाना, वो तो बिल्कुल खिड़कियां बनाए हुए, पर्दे हटाइए, पूरी रोशनी आएगी ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े लाइट जो स्ट्रीट में थे LED तो
एनर्जी का बहुत फर्क पड़ा है, कंजम्पशन बहुत फर्क पड़ा है। तो इसको इनकरेज करे, गवर्नमेंट बना encourage भी करे। रही है बल्ब्स। मीथेन गैस के बारे में कुछ कहना चाहता जी। था कि मीथेन गैस अब तक हम लोग बात कर रहे हैं कि माइन से निकलता है या डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो एक सिंक जो लेवल था हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का और उसको एब्जॉर्ब करके हम लोग रखते थे। ये दलदल भूमि बहुत बड़ा उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। धान की खेत कट जाती है या दलदली भूमि, वो भी एक सोर्स है मीथेन गैस का। तो उस लेवल में भी एक सरकार को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ध्यान देना होगा कि ऐसी दलदली भूमि जब फसल कट जाए, दलदली भूमि न बने, मीथेन का उत्पादन हमारे यहाँ कम होगा। कंपेरेटिवली बहुत कम है। पाकुड़ का इलाका में छोड़ दें, जो गंगा का कछार वाला इलाका है, उस जो थोड़े से इलाके को छोड़ दें, साहेबगंज जो पाकुड़ का जो बॉर्डरिंग इलाका है, उसको छोड़ के हमारा दलदली इलाका कोई नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। फिर भी वो एक सोर्स है, वो एक हम लोग मिनिमाइज किया जा सकता है, वो हमारा कहना है। वो तो मिनिमाइज नहीं होगा, फरक्का बांध के चलते वो होता तो मिनिमाइज हो ही नहीं सकता है। वो वाटर लॉगिंग है वहाँ पर, तो उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। फरक्का बांध को तोड़ेंगे तभी मिनिमाइज हो सकता है, बगैर उसके जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उसको तोड़ दिया जाए, उसका कोई विकल्प नहीं है। वो हमारे लिए, गंगा के लिए और राज्य के लिए बहुत घातक है वो। खैर तो मुझे लगता है कि इसका यही एक सार है कि हम सब हैं, हमें ही अपनी ज़रूरतें कम करनी चाहिए। सार कहाँ है? अभी तो हम फटक ही रहे हैं। हाँ, अभी तो भटक रहे हैं, उसमें, but अभी तो उसमें बहुत कम से कम यहाँ तक सोच, अब एक फ्लैट से हमारा काम नहीं चलता है, 2 चाहिए, 3 चाहिए, उसमें एसी लगेंगे, इतने लाइट्स यूज़ होंगी। ये थोड़ी हमारी अपनी ज़रूरतों को मिनिमाइज करना ज़रूरी है शायद। संजय जी ने कहा, वो आपने भी कहा कि भाई हर आदमी को एक कार होना चाहिए। तो ये स्थिति हो गई, परिवार में हर आदमी कार लेके चलता है, एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो एक व्यवस्था, वो जैसे सरकार की तरफ से एक बस चले, तो उसमें कम से कम मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन पहले हमारा दिमाग बने उसके लिए। नहीं, वो तो वहाँ ठीक है। दिल्ली में जब मजबूर किया सरकार ने, तब लोग गए। ऑड इवन जो चलाया जी, नंबर का, तब दूसरा। वो गए। हम अपने से क्यों नहीं सीख सकते हैं कि हमारी गाड़ी है और एक साथ ही जा रहे हैं हम लोग, एक ही परिवार के लोग हैं या पड़ोसी हैं, तो साथ में चलें, उसको वहाँ उतार देंगे, आते हुए ले लेंगे, फिर कार वो लेकर के आएगा दूसरी बार, उसके साथ जाएंगे। तो ये एक रास्ता निकल सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो डेवलपमेंट हुआ इलेक्ट्रो कम्युनिकेशंस में, पेपरलेस वर्क को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। पेपरलेस हो जाने से आजकल बहुत सारे बैंक्स हो गए हैं, तो पेपर कम यूज़ होगा, निश्चित रूप से पेड़ वगैरह कम कटेंगे, और ये इस दिशा में एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव कदम होगा कि भाई हम किस तरह बचा सकते हैं। कल ही एक मेरा व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था, जापान में एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, प्लांट से ही पेपर बना रहे हैं उन लोग, और वो उसमें सब खाद वगैरह सब कुछ है। तो बच्चे उस पेपर को पढ़ भी रहे हैं और उसको पॉट में लगा दे रहे हैं, जिससे वो प्लांट ग्रोथ भी कर रहा है। सो ऐसा इनोवेटिव आइडियाज़ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग झारखंड में। चौधरी जी, एक तो गांधी जी ने कहा था कि हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति ने पूरी व्यवस्था की है, लेकिन हमारी लालच पूरी करनी है, एक व्यक्ति के लालच पूरा करने के लिए प्रकृति बहुत छोटी पड़ती है। राइट। तो एक तो यह भी मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी ने बहुत पहले इस चीज़ को पहचान लिया था जी। और अब जब हम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, उस संसाधन को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा ग्रीन गैसेस का इमिशन और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तब मुझे लगता है कि अब हम लोगों को बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। और ये जब तक हम लोग हर एक आदमी को, गांव का हो या शहर का हो, उसको ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिख सर जी, रहा वो तो ट्रेंड है, गांव का आदमी ट्रेंड है। गांव का आदमी तो पेड़ लगाता है, आज भी पेड़ लगाता है। घर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कि अपने जीवन में 5, 7, 10, 20 पेड़ नहीं लगाया हो, बच्चा हो या बड़ा हो। हाँ, पेड़ लगाना एक है, और दूसरा है कि प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग कम से कम यूज़ करें, ऑप्टिमल उसका यूज़ करें। ये नहीं कि बिल्कुल विलासिता की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं, और गांव का आदमी नहीं बढ़ रहा है, अभी भी वो काफ़ी मजबूरी भी है, उनकी हैसियत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए भी नहीं बढ़। शहर में वो ज़्यादा हो रहा है, तो शहर में ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटने न दें शहर में। गांव तो अपना संभाल ले रहा है, किसी तरह से संभाल ले रहा है। आपके आने के पहले एक फिर कविता, ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है जी। वो बात तुम्हारी करते हैं प्रभु रातों दिन, हम गांव की बात करते हैं, वो बात तुम्हारी करते हैं प्रभु रातों दिन, हमको लगती है उनकी बातें बहुत कठिन। वे जब देखो बहसें करते दिखाते हैं, वे बड़े बड़े
ग्रंथों में तुमको लिखते हैं, जो नहीं जानते लिखना या बातें गढ़ना, हम उनकी सुनते हैं। तुम किए जाते हो, तुम उसके हाथ में खेतों में खिल जाते हो। भगवान उसके हाथों ही खेतों में खिलता है। हम तो लगातार उसको कहते जरूर हैं ग्रंथों में लिख करके। हम ये कह रहे हैं कि जिन चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गांव के लोगों में जिनको सामर्थ्य हुआ है उन्होंने एसी लगाई है। हर वो आदमी जो सामर्थ्यवान है वो तमाम सुविधाएं गांव में भी अपने यहाँ लगा रहा है। लेकिन जैसे वो अपने यहाँ ये सुविधाएं लगा रहा है, गांव के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से। और ये सुविधाएं तो लगा रहा है, उसके अनुपात में उसका जो नेचुरल दायित्व था, पेड़ लगाना जो लगाता था, वो लगाना उसने बंद कर दिया। अब वो मजदूर का काम हो गया। या फ्री में कहीं गवर्नमेंट देगी प्लांटेशन का पैसा, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट देगा, तब वो ले जाएगा, गांव से मजदूर बुला के लाएगा। पहले वो खुद लगाता था। ये फर्क जो है, उस फर्क के बीच हम जी रहे हैं। उस जीने में चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि किसी के सुख को रोका कैसे जाए। बेसिकली यही बात है। यही एक पैनल में सीपी सिंह जी थे, हमने कहा कि कारों को कम करिए। बोले कैसे कर सकते हैं? बोले रास्ते हैं। आपने सिगरेट कम किया ना भाई। कार अगर नुकसान पहुंचा रहे थे, कारों को भी कम कर सकते हैं। सिगरेट नुकसान पहुंचा रहे, सिगरेट को आपने कम किया, सरकार ने ही कम किया नहीं। जी हाँ, तो रास्ते तो निकल सकते हैं। अगर रास्ते बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि उसके लिए कुछ विजन झारखंड गवर्नमेंट को भी लेनी पड़ेगी। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए कोई उतना फैसिलिटी है नहीं। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ये एक रास्ता हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक वाली दिल्ली में जो मेट्रो आया, मेट्रो आने से बहुत फर्क पड़ा, वहाँ बहुत फर्क पड़ा। और ये जो क्या नाम है सीएनजी टैक्सीज में और वो ऑटो में दिया, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। बैटरी वाली जो चल रही है, बैटरी वाली अपने यहाँ जो आई है, बैटरी वाली गाड़ियाँ काफी जो हैं हद वो तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, तो ये मतलब पब्लिक को अगर कह दीजिएगा तो वो नहीं होगा। जब तक रूल्स नहीं होंगे और काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं होंगे, कठोर नियम नहीं अगर सरकार बनाएगी, तब तक हम बार बार यही आ जाते हैं कि हम आज़ाद हुए अंग्रेजों के इसी गुलामी से कि वो हर बात में डंडा दिखाता है। फिर हम डंडे के, आज़ाद भारत में 70 साल बाद भी हम फिर डंडे की बात करते हैं कि बगैर डंडे के हम सुनेंगे नहीं। हमने देखा गाँव में, सच्चाई तो यही है। नहीं, गाँव में या आपके कॉलेज में जो लड़के सबसे ज़्यादा पुलिसिंग का और डंडे का विरोध करते हैं, जैसे ही कोई सेमिनार बुलाइए, 2-4 लड़कों को कह दिए कि तुम वॉलंटियर हो जाओ, देखिए तुरंत हाथ में डंडा उठा लेगा और डंडे से पुलिस की तरह ही चीट करने लगेगा। यह जो हमारा दिमाग है, हम इसको क्यों नहीं बदल सकते हैं कि हम बगैर डंडे के भी जो कानून है उस कानून का पालन करेंगे? एक शब्द सर आया था अभी, आपने कहा था क्या, एक देखिए, जहाँ कहीं भी विकास होगा, विकास के साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो ये दोनों का चलना तो बिल्कुल तय है कि विकास के साथ नहीं, हम संतुलन बना सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक परिभाषा है। हम विकास उस लेवल हद तक करें कि हमारा जो नेचुरल फ्रेमवर्क है उसको कम से कम डैमेज करें। ऐसे भी, और अगर डैमेज होता है तो उसकी भरपाई कैसे करें, वो तय करें। फॉरेस्ट पॉलिसी भी है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो उसके अनुपात में तो नहीं होगा। आप उस किताबों में लिखा हुआ है, वृक्षारोपण खूब ऐसा किताबों में लिखा हुआ, रूल में लिखा हुआ। तो लेकिन अब यही करो, लेकिन वो वॉल्यूम में वो कंपेंसेट उसके नहीं हो अनुपात सकता में है। दुगना जमीन मिलती है जी, और जी। आपको वहाँ दुगना पेड़ लगाना रहता है। लेकिन कितना पेड़ होता काटे। नहीं है वो। मैं एक घटना बताता हूँ। ये क्या है, CSR है ना इनका, सुनीता नारायण का। हाँ, तो सुनीता नारायण आई हुई थी, एक किताब का विमोचन था जिस पर उन्होंने कोलफील्ड में जो रूल्स हैं कि माइंस चुक जाने के बाद में आपको उसे बराबर कर देना है, जितना पेड़ काटे उस पेड़ को कटना, पुरानी स्थिति में जिस स्थिति में आपने लिया था उस स्थिति में लौटा देना। उस पर उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी। यहाँ जो CMD उस समय थे, ये घटना मैं बता रहा हूँ करीब 8-10 साल पहले की, वो गए थे। हम जिस अखबार में काम करते थे उसके चीफ एडिटर गए थे, बाकी बहुत सारे लोग आए थे जो स्टॉक होल्डर थे। तो सुनीता नारायण ने बताया कि बहुत विभत्स स्थिति है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। CMD खड़े हुए और CMD ने कहा कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, इसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, इसको तो कई अवार्ड मिलने चाहिए, हमारा बस चलेगा तो हम भी अवार्ड देंगे। लेकिन मैडम, एक कोल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर
सीएमडी बनता है कितना प्रोडक्शन दे रहा है इसके आधार पर। वो सीएमडी जमीन को बराबर करके नहीं बनता है, वह पेड़ जो काटे गए हैं उसको उस अनुपात में लगा करके नहीं बनता है। किताब आपकी बहुत अच्छी है मैडम, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक जो स्कॉलर आता है वो क्या देखता है? अपना करियर देखता है। सरकार हमको उस लगाने के लिए प्रमोट नहीं करेगी। आप सरकार में यह व्यवस्था कराइए कि उस लगाने के लिए भी प्रमोशन मिलता है, तो बात आगे बन सकती है। हम एक संदर्भ आप लोगों को दे रहे हैं चर्चा को आगे चलाने के लिए। तो मैं कुछ कहना चाहूँगी कि मान लीजिए अब हम नहीं बदल सकते, कम से कम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, बच्चे हमारे, उनकी ट्रेनिंग हम शुरू से ही करें इस तरह से, स्कूल लेवल से ही। क्योंकि अभी आजकल बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं। देखिएगा दिवाली में अब बच्चे हमारे पटाखे नहीं फोड़ना चाहते हैं। उनको इतना ज्ञान हो गया है कि इससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में प्रदूषण हो रहा है, तो बच्चों ने पटाखे जलाने कम कर दिए हैं। हम अपने बच्चे या हमारे आस पड़ोस के बच्चों ने इस बार दिवाली में पटाखे चलाए ही नहीं। तो वहीं से अगर हम उनको ट्रेनिंग दें और उन्हें बताएं कि किस तरह से कम हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का वो मिसयूज़ कम करें, तो वो भी एक रास्ता है कि उनकी समझ थोड़ी इस बारे में ज़्यादा बढ़ेगी आगे। हम आपकी इस बात की तायद करते हैं, फ़ख्र करते हैं कि आपके यहाँ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आम बच्चे तो होड़ लगी हुई है, होड़ लगी, तो उनको कि कितना ज़्यादा हम ले आए और कितना ज़्यादा फोड़ें। आपने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी, बहुत अच्छी बात है, सबको ऐसी शिक्षा मिले। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ कैसे रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग से उसमें फंसना। यही ना पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब गुनना। पढ़ने को अगर फील आप नहीं कर पाए कि पढ़ने का मतलब क्या है, जब साधु कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछा, तो तुमको जाल में नहीं जाना है, लेकिन हम जाल में भी जाके गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। यही कोशिश अब हमको उनका। तो ये निकालने का क्या रास्ता हो सकता है? सिलेबस में है, एनसीईआरटी के जितने पाठ्यक्रम है, हमको लगता है झारखंड गवर्नमेंट के भी जो पाठ्यक्रम मैं देख पाया हूँ, सब में है बातें। किसी तरह टीचर भी बताते हैं, गार्जियन भी बताते हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही। गवर्नमेंट्स बता रही है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के गवर्नमेंट बता रही है कि ऐसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसे बचना चाहिए, लेकिन ना हमारी बात कोई सुनता है, ना गुनता है। सुन भी लेता है तो गुनता नहीं है। इसका क्या रास्ता है? कुछ ना कुछ इंसेंटिव उनको दें, कुछ क्यों इंसेंटिव देंगे? हर चीज के लिए लालच क्यों देंगे? लालच नहीं, मतलब कि हर चीज के लिए आप सरेंडर करो तो हम आपको इतना देंगे। नक्सली बनने के पहले उसकी स्थिति हो कि नक्सली नहीं बन पाए। हम तो ये कह रहे हैं ना, वहां ऐसा डेवलप करिए कि वो नक्सली नहीं बन पाए। बन गया, आप न्यूसेंस क्रिएट करने लगा, तब आपको लगता नहीं, इसको कुछ इंसेंटिव दो ताकि वापस लौट आए। हम कल वो रास्ता निकालिए कि जहां डंडे की जरूरत नहीं पड़े। सोच बदलने के लिए कोशिश तो करते रहने पड़ेगी। कुछ दिन तो डंडे की जरूरत पड़ेगी ही शुरू में। हम अभी गए थे, मैं अभी भी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप ओरिजिन हैं, आप लोग बताइए। एग्जांपल देते हैं। आई हैड अभी रिसेंटली भूटान गया था जी। आपको पता है भूटान एक बहुत ही, सिक्किम में लोग गंदा नहीं करता, क्यों नहीं करता? भूटान में जीरो पॉल्यूशन है ऑलमोस्ट, और वर्ल्ड का सबसे, सिक्किम में भी लगभग वही स्थिति है। वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है वो, हैप्पीएस्ट कंट्री अभी वर्ल्ड का सिक्किम। वहाँ पे राजा का ही मेन कंट्रोल है ना, सिक्किम का राजा, भूटान का। तो वहाँ पे आप सिगरेट पीजिए 10,000 रुपया फाइन। आप इधर उधर का ये फेंकिए तो आपको इमीडिएटली पुलिस, वहाँ पे काफ़ी चारों तरफ लगा हुआ है कैमरा वगैरह। तो ये तो कुछ दिन करना ही होगा आदमी को सुधारने के लिए, ये तो जरूरी है मेरे विचार। सुना करते थे, सुना क्या भोग भी चुके हैं कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इस पर हमारे स्कूल में काफ़ी इलोक्यूशन और डिबेट्स हुआ करता था। अभी भी हमको याद आता है कि कुछ शिक्षकों ने हमें मारा था, जो मारा था जिस कारण से, उस कारण से मैं बिल्कुल निजात पाया हुआ रहा। और किसी चीज़ को सिखाने के क्रम में अगर उन्होंने मारा तो वो चीज़ आज भी याद है। आज के संदर्भ में ये कंसेप्ट को बिल्कुल हटा दिया गया है कि रॉड नहीं यूज़ करना है, डांटना भी नहीं है। लेकिन भय बिन होत न प्रीत, ये स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं कि नहीं? ये बहुत कठिन सवाल है। जब राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, राम कहते हैं कि क्या बाण सराहिए बिन भय हूं न प्रीत, समुद्र डर के मारे आ जाता है और आकर के हाथ जोड़ता है। मैं अभी भी उसे सहमत नहीं हूँ। हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक हैं, जिस आज़ादी के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी, दूसरी आज़ादी की, तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हम हर कोई चाहता है कि हम आज़ाद रहें।
हम आज़ाद रहें, सिर्फ यह फील करें कि दूसरे की आज़ादी की भी रक्षा हमारा दायित्व है। सिर्फ इतना वर फील करना है। हर कोई अपने ढंग से चीज़ों को सोच सकता है। हमको कोई हर बात क्यों बताएगा? हम किसान को तो नहीं बताते हैं कि इस समय पानी बरसने वाला है। जितना मौसम विज्ञान है शहरों में सीमित है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जानता है, बादल का रंग देख के बताता है कि अब खेत में हल लेके चलना चाहिए। हम उसके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको अगर लें और उसको ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हम उसके मदद में जाएं तो हमको लगता है कि बात आगे बढ़ेगी। जिनको हम इलिटरेट मानते हैं, ठप्पा छाप मानते हैं, हम तो पढ़ लिख के डिजिटल में ठप्पा लगा रहे हैं जी, डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं। हम तो पढ़ लिख करके सब चीज़ उसी पर डिपेंड हो गए हैं। वो जो अनपढ़ जिसको कहते हैं, जिसको शहर में गंवार कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे से ज़्यादा ज्ञान है और हम उसके ज्ञान का अगर सम्मान करें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें वो सिखा जाएगा। पीपल का क्या महत्व है, बरगद का क्या महत्व है। हमारा महत्व किताबों तक है। हम किताब में पढ़ लेते हैं, हम आपके साथ डाटा पर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन हम खुद पीपल का क्या करते हैं, हम खुद बरगद का क्या करते हैं, हम नीम का क्या करते हैं। जब विकसित देशों में कुछ हल्ला होगा तो हम कहें नहीं नहीं इसको बचाओ, इसको हमको पेटेंट कराना है। हम पहले से क्यों नहीं चेत रहे हैं? जबकि आयुर्वेद संजीवनी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रहा है, पैदा हमारे यहाँ हुआ है। ये क्या रास्ता हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने की? हमारी सारी नदियाँ मर गई हैं, झारखंड की लगभग तमाम नदियाँ मर गई हैं। कभी आप लोग झारखंड के टूर पर निकलिए, कहिएगा तो हम भी आपको साथ चलेंगे। एक भी नदी नहीं है, मयूराक्षी, अजय, कोयल कारो, ये क्या नाम है, स्वर्णरेखा, कहीं नदी देख लीजिए, सब नदी की वही स्थिति है। 3 महीने ऐसा है मधुकर जी, जी। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास तो होना निश्चित तय है। हम कहाँ, हमने एक बार भी डिनाई नहीं होना किया चाहिए जी। विकास को आप बाधित नहीं कर सकते हैं। नहीं, इस विकास से ही सबको भोजन मिल रहा है, ये भी एक फैक्ट है। मैं दूसरा एस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। बाधित सवाल है कि जिसके वजह से प्रदूषण हो रहा है, जिसके वजह से हमारा CO2 प्राकृतिक संसाधन लॉस्ट हो रहा है, जिसके वजह से और रिसोर्सेज खत्म होता जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, उस पर हमको ध्यान देना होगा। मैं जैसे अब कार की ही बात, अभी तक तो शायद ये यूरो 3 तक कार था। देखिए यूरो 4 जब सरकार ने अनाउंस किया तो कई गाड़ियाँ बंद हो गई। अगर उस तरह का रिफाइनमेंट हो टेक्नोलॉजी में कि कम से कम इमिशन हो तो कार भी चलेगी और इमिशन से बिल्कुल उसके कार्बोरेटर्स वगैरह जो कहा जाता है उस पर टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए कि हम संसाधन तो इस्तेमाल करें लेकिन वो प्रदूषण का जो कारण है उसकी जो प्रोसेस है वो कम से कम हो। उसी तरह मैंने फैक्ट्रीज की बात करिए, इफ्लुएंस जो हम छोड़ते हैं पूरा का पूरा ज़मीन बिल्कुल डैमेज हो जाता है, फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाता है, हैवी मेटल्स डिपॉजिट हो जाता है। तो क्यों नहीं उसी जगह पर हम प्रोसेसिंग करें, वो सारी चीज़ को हम अलग निकाल दें और फिर शुद्ध पानी जाए। जापान में जैसे सबसे बड़ा ये कहते हैं कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैक्सिमम डैमेज करता है जो एसी से निकलता है। जापान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह में कोई एक टेक्नोलॉजी आ गई है जो मिनिमम क्लोरीन इमिट करता है और उस डैमेज हमारा। तो मैं उस पक्ष में हूँ कि डेवलपमेंट एक जगह है जो होते रहना चाहिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप करें कि जो भी संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं उसमें कम से कम मिनिमम पोल्यूशन हो और मिनिमम डैमेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और साथ साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो। प्लांट लगाएंगे तो होगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के साथ साथ। अशोक जी जी, नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना होगा और गवर्नमेंट को उसके लिए इंसेंटिव्स देने होंगे। नई टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। और दूसरा कि नियम को भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे। जो एनवायरमेंटल लॉज को तोड़ेंगे उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे, उसका इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी तरह से करना होगा, तभी ये ग्लोबल वार्मिंग से कुछ निजात हम लोगों को मिल सकती है। हाँ, संजय जी से सवाल करते हुए हम संजय जी को आगे ले जाना चाहेंगे कि जितनी इंडस्ट्रीज है उसमें धुआं कैसा जाना चाहिए, किस तरह का पानी छोड़ना चाहिए, अभी शर्मा जी ने कहा, लेकिन वो उसका अनुपालन नहीं करते। तो आप ये बताइए कि रूल तो बना हुआ है, लेकिन जैसे ही एक कमज़ोर आदमी ये करता है तुरंत उसको फाइन हो जाता है। फाइन जिनको बड़े लोगों को होना चाहिए, जो लोग सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, इसका क्या रास्ता है? आप फिर रूल की बात करिए। हम उसी रूल की बात कर रहे हैं कि एक में एक कमज़ोर आदमी को फाइन हो जाता है, दूसरे जो मजबूत आदमी, सामर्थ्यवान आदमी है, वो उड़ाता रहता है। देखिए, एक हमारी एक फीलिंग है
कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है हमारे सुपीरियर से, लेकिन हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। अब जैसे मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो कोशिश में हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए भाई, लेकिन ये है कि मैं जिस चीज़ के लिए अपॉइंटेड हुआ हूँ उसको मैं कितने रिस्पॉन्सिबली कर रहा हूँ वो कार्य को, ये फीलिंग अगर डेवलप करेगा तभी रियल आज़ादी के नहीं तो ये कैसे डेवलप करेगा? फिर इसको बताने के लिए एक आदमी चाहिए जो आकर के आपको ग्रेडिंग करे कि आप पढ़ाने की नहीं बताने की चीज़ है नहीं है, बताने की चीज़ नहीं है ये खुद से लोगों को अंतरात्मा से ये आवाज़ उठनी चाहिए उन लोगों को कि जिस कार्य के लिए मैं लगा हुआ हूँ उस कार्य को पूर्ण करूँ। अब जैसे अशोक जी कंक्लूड करिए, हमारे पास समय कमी है, आप पूरा निचोड़ बताइए कि अभी तक हम लोगों ने जो बातचीत किया आप जो फील तो यही दो चीज़ें मुझे लगती हैं कि पहला तो इतना बताया जाए, हम लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम्स इतने अच्छे हों, दूसरा कि नियम को सबके लिए लागू किया जाए और जो धनी आदमी हैं, जो वलसारी हैं, उनको नियम बहुत कानून के सामने सबको बराबर सचमुच में समझा जाए, सब समझने की बात तो है, समझा जाए और ट्रीट किया जाए। हाँ। और तीसरा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल वो एक हो, और ऑल्टरनेटिव जितने भी हैं टेक्नोलॉजीज उसको हम खुद भी डेवलप करें, खरीद कर बाहर लाकर हम लोग नहीं करें। मेरे पास एक मिनट। हाँ, जैसे मैं कई जगह टॉक दिया हूँ, एक P5 फार्मूला है, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, पॉवर्टी, पायरेसी, ये सारे जो है पार्ट हैं। एक जहाँ पॉपुलेशन होगा वहाँ पोल्यूशन होगा। अगर पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए या फिर पायरेसी, मेडिसिनल प्लांट्स है तो पायरेसी होगा, स्मगलिंग होगा। और पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, P मीन्स पॉलिसी। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसी कर रही है या फिर प्रो नेचर कर रही है, कि 5 फैक्टर्स जो हैं उसको ध्यान देना होगा और ध्यान करके ही वही गवर्नमेंट पी जो है पी लेना तो फिर बात बननी शुरू हो जाए। फिर भवानी प्रसाद जी को से कंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत नष्ट हो गया मगर बच गया बहुत है, बहुत नष्ट हो गया मगर बच गया बहुत है, जगत हो गया जीर्ण मगर बढ़ गया वह नया बहुत है, चमकीला दिन बीत गया और शाम हो गई, दृष्टि दूर के लिए तनिक बेकाम हो गई, दृष्टि दूर के लिए तनिक बेकाम हो गई, मगर चाँद चढ़ गया गगन में शोभा फैली, धूप चांदनी के आगे लगती है मैली, धूप चांदनी के आगे लगती है मैली, सिंधु बहुत बेचैन है कि कोई छोड़े नौका, नए क्षितिज पे जाने का निशिका ही है मौका। आप सारे लोगों ने जो बातचीत की, निष्कर्ष यही है कि हमारे पास गांधी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, यानी कि हम प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति हमारे साथ चलेगी, नहीं तो प्रकृति गर्मी पैदा करेगी और उस गर्मी में सब जलेंगे, कोई कम कोई ज़्यादा। नमस्कार, जोहार।